नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 5 जनवरी 2014 रविवार। ये मेरा वीडियो है मतलब अमेरिका के इलीट मैन, अमेरिका के जो धनिक है और आम आदमी पार्टी के रिलेशन के ऊपर। मेरे बहुत सारे वीडियो है, एक वीडियो जिसमें 14,000 तक काउंट चला गया और कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है इस वजह से कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एजेंट है और वो नहीं है। वो कन्फ्यूजन मुझे क्लियर करना है। वो सीधा मल्टीनेशनल कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, अमेरिका के धनिकों को, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह। और वो मैंने मतलब कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है। मैंने शुरुआत से कहा है कि आम आदमी पार्टी सीधा मल्टीनेशनल कंपनियों की एजेंट है, मतलब फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड वगैरह की। और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को एजेंट बता रहे हो। और वो बैकफायर हो सकता है कि नाटक करने के लिए कल अरविंद भाई शीला दीक्षित को भी जेल में बंद कर सकते हैं, रॉबर्ट वड्रा को भी जेल में बंद कर सकते हैं, सोनिया गांधी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। और उससे फिर पूरी बाजी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक में क्लियर हो जाएगा कि ये कांग्रेस के एजेंट नहीं है, तो जेल में क्यों डाला, ऐसे इंक्वायरी क्यों कराई। तो मुझे कहा कि भाई जो अरविंद भाई है वो हम कहे कि विदेशों के एजेंट है, तो लोग हंसते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी हो गई, क्या सबूत है। और इसके वजह इसलिए बदले हम ये सेमी ट्रूथ, आधा सच्चाई बोलते हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट है। और मैंने कहा कि आधी सच्चाई भारी पड़ सकती है यदि इसका 1% भी यदि फॉल्सिफिकेशन हो गया। जैसे मान लो शीला दीक्षित के खिलाफ इंक्वायरी डाली, दिखावा करने के लिए इंक्वायरी डाल दी, या सोनिया गांधी को जेल में डाल दिया, या रॉबर्ट वड्रा को जेल में डाल दिया। भले लोग हंसे कॉन्स्पिरेसी की बात सुन के। जैसे मैं जब शुरुआत में बोलता था कि दुरात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट है, तो बहुत लोग हंसते थे। फिर बाद में मैंने जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन दी कि देखो इस तरह से उन्होंने भगत सिंह की पूर्ण स्वराज मांग तोड़ने के लिए दांडी सत्याग्रह शुरू किया, कि भाई मोहन भाई को पैसा कौन देते थे आश्रम चलाने के लिए, ये टाटा, बिरला, बजाज, साराभाई और दालमिया, ये 5 लोग मेन थे, और भी थे। और वो अंग्रेजों के कहने पे, वाइसरॉय के कहने पे करते थे। तो मुश्किल सच बोलना बेहतर है सिवाय कि एक आसान सेमी ट्रूथ। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले कि जो स्ट्रक्चर कैसा है कि टॉप ऑफ द फूड चेन अमेरिका के 2,000-2,500 धनिक लोग हैं, अमेरिकन इलीट मैन, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिकन, यूरोपियन सब मिला के, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आएगा रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड का। रॉकफेलर फैमिली में कुछ 20-25 लोग हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली में कुछ 50 जितने लोग हैं, 40-50 लोग हैं। पर ये 60 लोग पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया इतनी आसान नहीं है कि 60 लोगों के कंट्रोल में हो जाए। 60 लोग यानी 120 हाथ हुए, तो दुनिया इतनी आसान नहीं है कि 120 हाथ उसको कंट्रोल कर सके। 2-3 हज़ार धनिक है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं, पर दुनिया में वो ग्रुप सबसे पावरफुल है। मतलब इंडिया के जो अमीर है वो इतने, उनमें इतनी एकता नहीं है, उनमें इतना सहयोग नहीं है। ये जो 2,000 लोगों की मंडली है उनमें ज़्यादा कोहेसिव है, ज़्यादा सहयोग है। इसलिए सारे ग्रुप, जितने भी अलग अलग ग्रुप है पूरे कंट्री, पूरी दुनिया में, उसमें ये ग्रुप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये ग्रुप सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसलिए ये डोमिनेट करता है। पर ये डोमिनेट करते कैसे हैं? तो एक तो उनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। पर जब एमएनसी कहा जाए तो एक बात ध्यान रखना, सारी एमएनसी खराब नहीं है। पहले तो खराब क्या, सच क्या, उसके बारे में मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कुछ खराब है ना कुछ अच्छा है। जैसे यदि मैथमेटिक्स में सारे एक्सियम्स निकाल दो तो कोई एक भी थियरम नहीं बचेगा, सारे आंकड़े निकाल दो तो मैथमेटिक्स भी नहीं बचेगा। जो अरिथमेटिक है, मैं 1 2 3 प्लस माइनस सब कुछ मिटा दूं तो पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। इस तरह से गुड बैड कब होता है? जब नैतिकता हो और कानून हो। तो देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर नैतिकता होती है, कंसेप्ट होता है नैतिकता का, कानून का कंसेप्ट होता है। इसलिए अच्छा बुरा, कानूनी गैर कानूनी, सजा, ये सारे शब्द
मीनिंग रखते हैं, कुछ अर्थ रखते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कानून जब से दुनिया शुरू हुई है तब से आज तक उसमें कोई कानून ही नहीं है। इंटरनेशनल एरिना में वो एक जंगल है, इसलिए वहाँ पे ना कोई कानून है ना कोई एथिक्स है। और कोई कानून नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, इसलिए कुछ गुड भी नहीं है, कुछ बैड भी नहीं है, कुछ लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। जिसको जो आता है वो करता है। पर गुड मैं किस सेंस में कह रहा हूं कि ओवरऑल इनकी जो एक्शन है उससे दुनिया के गरीब से गरीब आदमी को भी फायदा हुआ है। जैसे इंटेल है, तो उसने यदि प्रोसेसर बेचा है, उसने मतलब पैसा कमाया, तो साथ में प्रोसेसर भी बेचा है जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसने भी सॉफ्टवेयर बेचे हैं, पैसा भी कमाया है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी बेचे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक दूसरा चैप्टर है कि बिल गेट्स की कुछ दवाइयां हैं, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, पर वो अलग डिवीजन है, वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। तो इस तरह से बाय एंड लार्ज ये कंपनियां अच्छी और बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे मैकडोनाल्ड है, तो भले उसका खाना अनहेल्दी हो, पर वो अंत में वो खाना बेच के पैसा कमाते हैं। वो कोई मतलब मार पिटाई करके, खून खराबा करके पैसा नहीं कमाते। तो इस तरह से बहुत लंबी गुड एमएनसी है। बैड भी किस सेंस में कह रहा हूं कि इससे नुकसान जाता है, लेकिन देखो हर एक बैड एमएनसी में एक बहुत बड़ा गुड डिवीजन है। जैसे बोइंग है, तो वो हथियार बनाता है जिसके द्वारा अमेरिका ने इराक को लूट लिया, लेकिन वो बोइंग एयरप्लेन भी बनाती है जिसके द्वारा कॉमर्शियल प्लेन चलते हैं, पैसेंजर प्लेन चलते हैं। फिर इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक है, तो जनरल इलेक्ट्रिक है तो वो हथियार बनाती है। एटम बम की बहुत सारी टेक्नोलॉजी जीई और लॉकहीड और ये सारी कंपनियों ने बनाई है। पर जनरल इलेक्ट्रिक है वो मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है। इसी तरह से जब पेट्रोल कंपनियां हैं जिसने इराक को लूट लिया, लीबिया को लूट लिया, लेकिन वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भी दे रहे हैं। तो जो एमएनसी है उसमें गुड डिवीजन भी है, बैड एमएनसी है। पर बाय एंड लार्ज देखो तो बैंक है तो ये अधिकतर लूटने का काम करती है। और मीडिया है तो यूं समझो कि ठीक है थोड़े बहुत समाचार पहुंचा दिए, पर 90% काम इनका लोगों को गुमराह करने को होता है। तो इस तरह से जो अमेरिका के धनिक है उनके अंदर एमएनसी है। और मैं आपको कहूंगा कि गुड बैड जैसा कुछ नहीं है, ये सिचुएशन है और हमें इससे निपटना है। और कैसे निपटे उसके लिए हमें क्या कानून बनाना चाहिए, उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो है, पूरी किताब है rahulmehta.com/301.htm। यहां मैं सिर्फ परिस्थिति वर्णन कर रहा हूं। अब ये धनिकों के अंडर में अमेरिका की सरकार है। अमेरिका की सरकार इनके अंडर कैसे है कि इनके पास मीडिया है, मीडिया के द्वारा वो सेनेटर वगैरह को ब्लैकमेल करते हैं, उनके पास मनचाहे कानून पास करवाते हैं, और इसलिए सरकार अमेरिका की ये धनिकों के अंडर में है। अमेरिका के अंडर ये धनिक ज्यादा बदमाशी नहीं करते, क्योंकि अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल है, इसलिए ये धनिक है वो सरकार उनके वश में होने के बावजूद भी अमेरिका के नागरिकों को नहीं लूट सकते, क्योंकि अमेरिका की अदालतों में ज्यूरी सिस्टम है। सीधे नागरिक वोटर लिस्ट में से आते हैं और वो जजमेंट देते हैं। अमेरिका के नागरिक पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकते हैं, किसी भी दिन गवर्नर को नौकरी से निकाल देते हैं, वो राइट टू रिकॉल है। पर अमेरिका की सरकार के द्वारा ये लोग बाहर के लोगों को जरूरत पड़ी तो लूटते हैं। तो उसके अमेरिका के दो मेन डिवीजन है जो कि लूटने में मदद करते हैं, एक तो अमेरिका की सेना और CIA। अब फिर ये धनिक लोगों ने एनजीओ वगैरह चलाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन बना रखे हैं, और मिशनरीज इनके अंडर में आते हैं। कैसे? क्योंकि मिशनरी इनके दान पे चलते हैं। जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसमें जो अमेरिका के धनिक है वही प्रोटेस्टेंट चर्च के मिशनरियों को अपॉइंट करते हैं। और कैथोलिक में इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं होती, प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट को अपॉइंट करते हैं। जो कार्डिनल होते हैं उनके 150-200 कार्डिनल होते हैं, वो पोप को इलेक्ट करते हैं, पर उनको पैसा आता है मल्टीनेशनल कंपनियों के दान से, इसलिए मिशनरी इनके अंडर में आते हैं। अब ये और चौथी एक एंटिटी है सऊदी अरेबिया, वो भी भारत के पॉलिटिक्स को प्रभाव करती है। तो अब भारत के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसमें मैंने बताया कि देखो सारी एमएनसी बुरी नहीं है। ये मैंने अपने चैप्टर 20 में आज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि मल्टीनेशनल कंपनी को गाली देने से पहले उनकी अच्छाइयां स्टडी करो कि वो इतनी प्रोडक्टिव क्यों है। क्योंकि उनके कंट्री में ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल, उसकी वजह से वहां पे अदालतें फटाफट चलती है। जो केस का जजमेंट यहाँ 3, 4, 5 साल में आता है, वहाँ पे 2-2.5 महीने में आता है। वहाँ पे अफसर है वो रिश्वत मांगने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वहाँ पे इंजीनियरिंग अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो प्रोडक्टिवनेस है उनके पास।
उसके बाद पेड मीडिया, जैसे स्टार है, सोनी है, बहुत सारी चैनल है, बहुत सारी हिंदुस्तानी चैनल है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देती है। उनका होल्ड जो है पेड मीडिया पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ चैनल, सब पे कैसे है कि अभी जैसे कोका कोला है, पेप्सी कोला है, उसके सब का एडवर्टाइजमेंट मिला लो तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का 50-60% एडवर्टाइजमेंट इन कंपनियों से आता है। वो कंपनियां यदि एडवर्टाइजमेंट 50% क्या 20% भी कम कर दे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को ताला लग जाएगा। इसलिए पेड मीडिया इनके द्वारा चलता है और पेड मीडिया को सऊदी अरेबिया से भी बहुत पैसा आता है। फिर फोर्ड फाउंडेशन है और फिर वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करते हैं। किस सेंस में कि कांग्रेस के जो ऊपर के लोग हैं, बॉटम, देखो ग्रास रूट किसी के कंट्रोल में नहीं है। ग्रास रूट हर एक पार्टी का ईमानदार है, आम आदमी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, ग्रास रूट ठीक है। कांग्रेस का ग्रास रूट है छोटे मोटे किसी को राशन कार्ड निकलवा के 100-200 रुपये कमा लिए, वो सब चलता होगा, पर वो बाय एंड लार्ज फॉरेनर्स के अंडर में नहीं है। पर इसका जो एपेक्स है, जैसे मनमोहन सिंह है, सोनिया है, वो सब सीधा इन मिशनरी मल्टीनेशनल कंपनी इनके द्वारा कंट्रोल में है। यूं समझो कि 70-80% एपेक्स बिक चुका है। बीजेपी का एपेक्स इतना बिका नहीं है पर फिर भी 30-40% बिक चुका है। आप बीजेपी के सारे मिनिस्टरों की स्टडी करो तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे मिनिस्टर है वो एमएनसी के एजेंट है। कुछ एक मिनिस्टर है जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे वाजपेयी की गवर्नमेंट में, आज उनके पास और उनके फैमिली मेंबर के पास 3-4 हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा वेल्थ हो गई और सब पसीने की कमाई है। किसका पसीना वो आपको सोचना होगा, उनका पसीना या पूरे देश का पसीना, पर उनका मल्टीनेशनल कंपनियों से काफ़ी अच्छा रिश्ता है। आम आदमी पार्टी 100% मल्टीनेशनल कंपनी। अब कैसे ये ध्यान रखना है कि मल्टीनेशनल कंपनी आम आदमी पार्टी को 1 रुपया नहीं देती। फोर्ड फाउंडेशन आम आदमी पार्टी को 1 रुपया नहीं देता। वो गलती मत करना दोबारा कभी। वो एक जमाना था जब दिया, लेकिन उसको तो बरसों बीत गए, वो पैसा तो कब का खर्च हो चुका, अब कोई पैसा नहीं आ रहा। अब आम आदमी पार्टी को मदद मिल रही है, वो पेड मीडिया से मिल रही है। कैसे? सऊदी अरेबिया और मल्टीनेशनल कंपनी वो पेड मीडिया को पैसा देते हैं और पेड मीडिया उनको इतना कवरेज देता है कि ये हीरो बन गए तो इनको दुनिया भर भारत के जो कंसर्न लोग हैं वो डोनेशन देते हैं। वैसे तो ओवरऑल घाटा ही जाता है। जब पेड मीडिया इसको 2000 करोड़ की पब्लिसिटी देती है तब कहीं जाके आम आदमी पार्टी को 20 करोड़ का डोनेशन मिलता है। पर फिर भी आम आदमी पार्टी पूरे भारतीयों के डोनेशन पे चलती है। फिर भारतीयों में एनआरआई भी हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय ही हुए, विदेशी नहीं हुए। वो भले एनआरआई ने अमेरिका की सिटीजन ले लिए तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ, वो मतलब वो कोई वो किसी सेंस में वो विदेशी का एजेंट नहीं हुआ। तो ये पार्टी भारतीयों के पैसे पे चलती है। पर जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, एक पूरा फ्रंट पेज, जब मीडिया मान लो हिंदुस्तान टाइम्स ने आधे फ्रंट पेज का कवरेज दिया तो उसको 10 लाख रुपया देना पड़ता है। तो इनके पास नहीं है 10 लाख रुपया दे, मतलब इस तरह से पैसा देना शुरू किया मीडिया को तो 1 हफ्ते में इनका पूरा बजट खत्म हो जाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी सऊदी अरेबिया पेड मीडिया को पैसा देते हैं, मीडिया इनको कवरेज देती है और इसके द्वारा ये हीरो बनते हैं और डोनेशन मिलता है। कांग्रेस मीडिया को पैसा नहीं देती, वो जमाना गया। 1991 के बाद कांग्रेस पूरी की पूरी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंडर में आ गई। किस तरह से मैं आपको मैं ये एक एनालॉजी बहुत बार दी और मैं दोबारा दूंगा कि 1860 के बाद भारत के राजा क्या थे? वो अंग्रेजों के गुलामी थे। वो किस सेंस में राजा थे? वो नाम के राजा थे। हर एक राजा के दरबार में एक रेसिडेंट नाम का अफसर होता था अंग्रेज, और वो तय करता था कि टैक्स का रेट क्या होगा, वो तय करता था कि बजट क्या होगा, वो तय करता था कि पुलिस की संख्या कितनी होगी, सेना की संख्या कितनी होगी, पुलिस को हथियार कौन से मिलेंगे, सेना को हथियार कौन से मिलेंगे, ट्रेनिंग किस टाइप की दी जाएगी, वो सारा रेसिडेंट तय करता था। यहाँ तक कि जो राजा के वरिष्ठ अधिकारी होते थे, प्रधानमंत्री हो, सेनापति हो, पुलिस कमिश्नर हो, वो भी रेसिडेंट डिसाइड करता था कि कौन बनेगा। राजा सिर्फ नाम के होते थे। तो इसी तरह से कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर सके। आज कांग्रेस, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह पेड मीडिया को, किसी बड़े पेड मीडिया मैन को फोन करेंगे तो वो उसका फोन भी नहीं उठाएंगे, काट देंगे उसका फोन। वो सीधा एमएनसी के एग्जीक्यूटिव उसको बोलता है कि तू कांग्रेस को कवरेज दे, बीजेपी को इतना कवरेज दे, आम आदमी पार्टी को इतना कवरेज दे, और उसके हिसाब से पेड मीडिया चलते। वो कांग्रेस के इशारों पे नहीं चलता। तो कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर सके। न इतनी
कैपेबिलिटी है, न इतना इसमें डिसिप्लिन है, न इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, न ही इसके पास इतना पैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 4 अप्रैल 2011 जब अन्ना का पहला अनशन हुआ था, तब तो अन्ना को देश में आधा % लोग भी नहीं जानते थे, शायद महाराष्ट्र में 5-6% लोग जानते हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाद तो उसको आधा क्या 0.01% लोग भी नहीं जानते थे। अरविंद भाई को 4 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 4 अप्रैल 2011 की बात कर रहा हूँ, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, तब कितने लोग जानते थे पूरे कंट्री में? शायद आधे %। एक किरण बेदी को थोड़े बहुत लोग जानते थे, पर वो भी इतने नहीं कि वहाँ पे पूरा मीडिया पहुँच गया। कितना मीडिया पहुँचा था? मेरा एक दोस्त है जो वहाँ गया था उस दिन, तो उसने मुझे बताया था कि मुश्किल से 100-200 वॉलंटियर थे। जंतर मंतर पे तो रोज अनशन होते रहते, कभी कभी तो 2-2, 3-3 लोग साथ अनशन करते, एक मुद्दे पे, किसी दूसरे मुद्दे पे। जंतर मंतर पे अनशन कोई नई बात नहीं है। तो मुश्किल से 50-100 वॉलंटियर थे और 150 मीडिया वाले पहुंच गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, और बड़े बड़े चैनलों से, बड़े बड़े अखबारों से, और 25 ओबी वैन थी जो डायरेक्ट टेलीकास्ट करना हो, आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन, पता नहीं एग्जैक्ट आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है। एक ओबी वैन का खर्चा आता है 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और उसका दिन का किराया होता है मिनिमम 15,000 रुपया, प्लस चैनल का पैसा अलग, यानी हाई टीआरपी वाली चैनल है तो वो ज़्यादा पैसा लेगी। पर ओबी वैन एक दिन के लिए खड़ी करनी है किसी जगह, तो उसके लिए पेड मीडिया है वो दिन के 10-15 हज़ार लेती है। फिर यदि वो फेमस अच्छे टीआरपी वाली पेड चैनल हुई तो वो उसका अलग से 50,000 1 लाख प्रीमियम हुआ। छोटी मोटी चिला चालू चैनल हुई तो वो 5-10 हज़ार प्रीमियम लेगा। एक मीडिया मैन 8 घंटे की रिपोर्टिंग यदि उसको करनी हो किसी कॉन्फ्रेंस की तो वो 2-3 हज़ार रुपया लेता है, प्लस यदि वो किसी बड़ी चैनल से एसोसिएटेड हुआ तो उसका 10-15 हज़ार अलग। तो इतना सारा पैसा तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास था नहीं, अन्ना के पास भी नहीं था, अरविंद भाई के पास नहीं। तो ये वो पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो ध्यान रखिए। वो पैसा सीधा एमएनसी से आया था। मतलब कुछ कंपनियां जो सीधी एमएनसी की है, उन्होंने बोला था कि भाई इसकी 24 घंटा, दिन की 48 घंटा कवरेज करनी है, इन लोगों को हीरो बनाना है वगैरह वगैरह। तो लोग आप पे हंसे या ना हंसे, पर गलती से भी ये बात आप हमेशा कहो कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट नहीं है, वो सीधी अमेरिकन इलीटमेंट की एजेंट है। किस सेंस में? कि उनको पैसा नहीं मिलता। अमेरिका के इलीट और फोर्ड फाउंडेशन इनको 1 रुपया नहीं पहुंचाते, इनको सिर्फ मीडिया का कवरेज मिलता है, और वो मीडिया कवरेज का पैसा ये सारी संस्थाएं देते हैं, सऊदी अरेबिया, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह। और वो आम आदमी पार्टी का एजेंडा कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार है। भाई ईमानदार है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि ये सब पैसा दे रहे हैं, इसलिए ये सब पैसा सीधा नहीं दे रहे, लेकिन ये मीडिया को दे रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रही है, इनको मीडिया का कवरेज चाहिए। इसलिए कुछ मीडिया चैनल वाले बोलते हैं कि भाई बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलोगे तो यहां से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो हम आपकी कवरेज बंद कर देंगे, इसलिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल्थ टैक्स का क्यों विरोध कर रहे हैं? वेल्थ टैक्स का विरोध इसलिए कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ भारतीय इलीट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन इलीट है। इंडियन इलीट दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं रखा। जो इंडियन इलीट है वो क्यों कमजोर होती जा रही है बताऊंगा मैं। तो उसमें से जैसे जिंदाल साहब है, तो वो दिल्ली का काफ़ी सारा मीडिया कवरेज देते हैं, तो अब उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 1% वेल्थ टैक्स आया तो उनको घाटा हो जाएगा, इसलिए वेल्थ टैक्स का ही विरोध कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का क्यों विरोध किया? राइट टू रिकॉल, अब तो असेंबली उनके पास है, तो असेंबली में कानून ला सकते थे, राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर का, लेकिन वो एक भी कानून नहीं लाए। वो सिर्फ वो ये ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। 600 लीटर पानी में फ्री में दिया, बिजली की 50% सब्सिडी दी। अभी शीला दीक्षित के सामने इंक्वायरी निकालने वाले हैं, शायद रॉबर्ट वड्रा के सामने भी इंक्वायरी निकाल दे, तो इंक्वायरी से मिलेगा क्या? और इंक्वायरी में नार्को टेस्ट नहीं रखेंगे। जो असली चीज़ है कि ये कोई बेवकूफ़ लोग थोड़े हैं कि कागजी सबूत रखेंगे। तुम पूरे घर पे छापा मारो, उनके गोडाउन में छापा मारो, पूरी दुनिया के कागज इकट्ठे कर लो, तो वो क्या इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि कितना पैसा कहाँ से लिया वो कागज पे रखेंगे, उस पर अंगूठा का निशान रखेंगे और सिग्नेचर करेंगे और अपना ठप्पा लगाएंगे। जब तक इनका नार्को टेस्ट नहीं होता ये भ्रष्ट मंत्रियों का, तब तक कोई सबूत हाथ में नहीं आने वाला। तो अरविंद भाई ने सीधा नार्को टेस्ट का विरोध किया। ए राजा जो टेलीकॉम का भ्रष्ट मिनिस्टर था, उसके नार्को टेस्ट का क्यों विरोध किया? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भ्रष्ट मंत्रियों पे नार्को टेस्ट हो। मतलब आप देखो कि इस पार्टी का पूरा एजेंडा जो है ये
चवन्नी अट्ठन्नी के पानी और बिजली के मुद्दे को छोड़ के पूरी ये लोग डिसाइड करते हैं। और वर्ड टू वर्ड आप मैच देखते हो कि जन लोकपाल का कानून आया, क्यों? क्योंकि यूएनसीएससी, यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती थी, अमेरिका के इलीट चाहते थे, इसलिए उन्होंने यूएनसीएससी पास कराया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। उसके आर्टिकल 6 में लिखा है कि हर एक देश है वो अपने देश में 10-15 लोगों का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएगा जो कि करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन कर सके, प्रोसिक्यूशन कर सके। ये यूएनसीएससी में लिखा है। यानी लोकपाल तो लाना ही था, इंडिपेंडेंट, लोकपाल वर्ड यूएनसीएससी में नहीं लिखा, लेकिन इंडिपेंडेंट कमीशन रखा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि मिनिस्टर उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन मिनिस्टर उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता, उसके पावर कम नहीं कर सकता, उसको अलग से बजट देना पड़ेगा, उसको अलग से स्टाफ देना पड़ेगा, फिर उसको किसी के सामने इंक्वायरी करनी होगी तो मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उसको किसी के सामने प्रोसिक्यूट करना होगा, केस करना होगा कोर्ट में, तो मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। यानी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनानी है, वो यूएनसीएससी में लिखा है। यानी लोकपाल का कानून तो लाना ही था, क्योंकि इंडिया ने यूएनसीएससी पे साइन किया कुछ 2006 में और फिर रेटिफिकेशन किया 2011 में, मई 2011 में रेटिफाई किया, लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था जनवरी 2011 में। तो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल क्यों नहीं रखा? उनका जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं रखा। इसी तरह से दिल्ली में जो जन लोकायुक्त आ रहा है उसमें भी राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त का नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त है। यदि राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त आया तो जन लोकायुक्त है वो पॉपुलेशन के कंट्रोल में आएगा, सोसाइटी के कंट्रोल में आ जाएगा। वो नहीं चाहते, ये अमेरिका के धनिक और मिशनरी सऊदी अरेबिया नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज सारे फोड़ दिए, फाड़ के फेंक दिए। तो आप देखो कि इनका जो एजेंडा है वो पूरा ऊपर से डिसाइड होके आता है। और जो चिल्लर मुद्दे होते हैं, मोहल्ला सभा के पास पावर क्या होगी? साल में उसका 20 लाख का बजट होगा। 20 लाख के बजट से क्या पुलिस चलाएंगे? 20 लाख के बजट से अदालत चलाएंगे? नहीं। कहीं सड़क टूट गई है तो बनाएंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट बनाएंगे। मतलब चिल्लर धंधे जो है उस पर वो फुल डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पे वो इन लोगों की ओलिगार्की, मतलब ये लोग लोकपाल अपॉइंट करेंगे और ये लोकपाल पूरे देश पे शासन करेंगे। मतलब रूल ऑफ ओलिगार्की, बड़े मुद्दों पे रूल ऑफ ओलिगार्की और चिल्लर मुद्दों पे 100% डेमोक्रेसी। और इसी तरह से आप जितने भी मुद्दे देख लो, बांग्लादेशियों तो बांग्लादेशों का समर्थन करते हैं। भारत को सेना को मजबूत करने के कोई कानून, कौन कौन से कानूनों से भारत की सेना को मजबूत हो सके, मैनिफेस्टो में नामो निशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार तो इनके पार्टी के एजेंडा में ही नहीं आता। मतलब क्यों? क्योंकि जो ये महारथी है सब, इलीट मैन, मिशनरी, सऊदी अरेबिया, ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार कम हो, क्योंकि इनके द्वारा ही तो वो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप यदि आपने ये स्टेटमेंट यूज किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है, तो प्रॉब्लम कब होगी? जब नाटक करने के लिए, कुछ नहीं तो 6 महीने का नाटक करने के लिए भी कल अरविंद भाई ने शीला दीक्षित को या कांग्रेस के 2-4 मंत्रियों को या रॉबर्ट वड्रा को जेल में बंद कर दिया, तो बेकार में प्रॉब्लम आ गई। आप ऐसा स्टैंड लो कि जिससे देश को फायदा हो, जैसे कि वे राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, राइट टू रिकॉल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन, राइट टू रिकॉल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, राइट टू रिकॉल दिल्ली पुलिस कमिश्नर पास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। दिल्ली अकेला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, इसलिए राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर की बात मैं नहीं करूंगा। ऐसा कानून पास करने को कहो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो पार्टी, आम आदमी पार्टी के एमएलए ये कानून नहीं पास करेंगे और उनकी पोल खुलेगी। और चलो उन्होंने पास कर दिया तो मैं उनको 1 लाख का डोनेशन दूंगा, तो देश को फायदा हो गया। देखो, यदि ये कानून पास कर देते हैं, राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, तो कुछ भी आदमी हो, कैसे भी आदमी हो, उन्होंने देश को फायदा पहुंचा दिया, मैं उनको 1 लाख का डोनेशन दे दूंगा। पर वो नहीं करने वाले और इससे पोल खिलेगी। लेकिन आपने यदि ये कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है, तो महीने 2 महीने में आपकी बदनामी होगी, क्योंकि वो एक आध कांग्रेस मिनिस्टर को अब जेल में बंद करने वाले, दिखावा करने के लिए। अब मैंने बताया था कि इंडियन इलीट भी कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत मीडिया को, इंडियन इलीट भी पैसा देती है, पर वो दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है? क्योंकि इंडियन इलीट की पूरी टेक्नोलॉजी एमएनसी से आती है। जैसे शेवरॉन और डुपॉन्ट 2-4 कंपनियां हैं, यदि वो
रिलायंस को मशीनरी स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर दे तो उनकी रिफाइनरी 2-3 महीने में पूरी बंद हो जाएगी। जो जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, टेलीफोन कंपनीज देख लो, तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल पूरा बैकबोन है वो विदेशी का है। ये टाटा स्काई है तो उसका डिब्बा है वो इंडिया में नहीं बनता, वो स्काई बना के उसको भेजती है, उसमें सिर्फ टाटा का लेबल लगा है और पास में स्काई का लेबल रखा है। उसका पूरा जो सॉफ्टवेयर है कस्टमर सर्विस का, फिर वो टेलीकास्ट का, ब्रॉडकास्टिंग का, सैटेलाइट इंडियन है, पर जमीन पे जितना भी टाटा स्काई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब स्काई कंपनी ने दिया है। हर एक कंपनी का किसी न किसी के साथ टाई अप है। जो फिर ये गाड़ी बनाने की कंपनियां हैं, तो जैसे मारुति है तो सुजुकी, तो अब तो अच्छा खासा हिस्सा सुजुकी ने लिया। टाटा 100% इंडियन भले हो, पर उसकी फैक्ट्री में चले जाओ तो उसकी जो असेंबली लाइन के रोबोट है वो सारे मेड इन जापान है या मेड इन जर्मनी या मेड इन अमेरिका है, एक भी मेड इन इंडिया नहीं है, एक भी रोबोट मेड इन इंडिया नहीं है। तो इस तरह से, और दूसरा इन्होंने डॉलर में बहुत सारा कर्जा लिया है। आप गूगल करो इंडियन कंपनी डॉलर डेट, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय कंपनियों ने इतना सारा डॉलर में कर्जा ले लिया और इनका एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा, और इसलिए डॉलर के कर्जे की वजह से एक ना एक दिन इनको अपने अधिकतर शेयर एमएनसी को बेच देने पड़ेंगे। तो इंडियन इलीट का थोड़ा बहुत कंट्रोल है कांग्रेस बीजेपी पे, और दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बीजेपी सबसे ज्यादा, इंडियन इलीट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा बीजेपी में है, आम आदमी पे प्रैक्टिकली जीरो है, कांग्रेस पे कम होता होता अब सिर्फ 10% ही बचा है। कांग्रेस मतलब 90% एमएनसी के अंडर में, 10% इंडियन इलीट। बीजेपी है वो 40% एमएनसी, 60% इंडियन इलीट। आम आदमी पार्टी 100% एमएनसी, इंडियन इलीट का खास कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। 2-4 है कुछ जिंदाल वगैरह, पर वो 5% से कम हो गए सब। तो इस तरह से आप आप बात कहने की कोशिश करोगे तो हो सकता है लोग आप पे हंसे, क्योंकि एकदम उनको कुछ नई बात, ऐसी बात बता रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी सोची नहीं, और का शायद मीडिया ने कभी उनको बताया भी नहीं। मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि भाई पूरा का पूरा मीडिया एमएनसी के, 90% मीडिया एमएनसी के हाथों बिक चुका है। मीडिया ने कभी बताया नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी ने को 4 अप्रैल 2000 को कवरेज देने का पैसा सारा एमएनसी मिशनरी ने दिया था, सऊदी अरेबिया ने दिया था। तो आप ये सारी बात बताओगे तो हो सकता है लोग पहली बार आपको हंसे, पर आपने यदि उल्टी बात बताने की कोशिश की तो वो नुकसान जाएगा। धन्यवाद।